आप सभी को नमस्कार। कथा सम्राट, कलम के सिपाही और हिंदी उपन्यास जगत के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं माननीय A.K. शर्मा सर को हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का समय दिया। इसके साथ ही मैं हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया प्रीति सांगवान मैम की भी हृदय से आभारी हूं। मुंशी प्रेमचंद की यदि बात की जाए तो वे केवल हिंदी के ही नहीं हैं, अपितु समस्त भारतवर्ष के सर्वप्रिय लेखक और सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक भी हैं। मुझे लगता है कि साहित्य में रुचि रखने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रेमचंद जी के नाम से अपरिचित होगा। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि क्या आपको हिंदी साहित्य की कोई कहानी याद है, आपने कभी कोई कहानी पढ़ी है, तो निश्चित रूप से प्रेमचंद का नाम वह अवश्य देगा। मेरा मानना है कि एक लेखक की सार्थकता इससे अधिक क्या हो सकती है कि एक आम आदमी भी उसे जानता है, उसकी कहानियां जिसे याद है। मुंशी प्रेमचंद और भारतीय विद्या भवन के संस्थापक कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी का आपस में एक विशेष संबंध रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि मुंशी प्रेमचंद और के मुंशी जी दोनों ही हंस से जुड़े रहे हैं। प्रेमचंद जी हंस के संपादक थे और मुंशी जी उसके सह संपादक थे। बहुत से आलेख रचनाएं ऐसी रही जिनमें मुंशी प्रेमचंद दोनों के नामों का प्रयोग हुआ और तभी से मुंशी प्रेमचंद नाम प्रचलन में आ गया। हम प्रेमचंद जी के एक लेखक के तौर पर जब बात करते हैं तो यह देखते हैं कि वे सतही लेखक नहीं है, केवल दिखावे के लिए या नाम के लिए लिखने वाले लेखक नहीं है। वास्तव में एक सच्चा लेखक हृदय उन्होंने पाया था। उनका पूरा जीवन इस बात का साक्षी है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में जो कुछ भोगा, उनके जीवन के जो भी अनुभव रहे, जीवन में जो संघर्ष उन्होंने किया, वही हमें उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। आज जब प्रेमचंद जयंती का विशेष अवसर है तो क्यों ना हम बात करें इस महान लेखक की और इनके साहित्य की। प्रश्न उठता है कि प्रेमचंद जी का साहित्य अपने आप में इतना महान क्यों है। आज जब इतने साल बीत चुके हैं तब भी प्रेमचंद जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप विद्यालय के विद्यार्थी से पूछिए, महाविद्यालय के नवयुवक से पूछिए या उम्र के अनेकों वसंत देखते हुए किसी वृद्ध से पूछिए, सभी प्रेमचंद का नाम लेते हैं। यदि हम प्रेमचंद जी के साहित्य की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रेमचंद को आम से लेकर खास वर्ग का लेखक बनाती हैं, तो ये देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आती है, यथार्थवादी चित्रण। आज हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो प्रेमचंद ने उस यथार्थवाद को अपनी कलम से आवाज दी। गरीबी क्या है, एक किसान होने का सुख तो है, लेकिन उस किसान जीवन के कष्ट क्या हैं? हमारे समाज की वो कौन सी बेड़ियां हैं, ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो कभी कभी अन्याय का रूप धारण कर लेती हैं। और जब प्रेमचंद लिख रहे थे तब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भी बात थी। प्रेमचंद की लेखनी से कोई भी विषय अछूता नहीं रहा। ऐसा कोई विषय नहीं था जो उन्होंने छुआ नहीं हो, जिसे उन्होंने सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लेखनी के माध्यम से स्वर प्रदान न किया हो।
सोजे वतन, प्रेमचंद ने जो यह पुस्तक लिखी थी, अंग्रेजों को लगा कि अगर यह पुस्तक बहुत से लोगों के पास चली गई, लोगों ने इसे पढ़ा, तो हमारे विरुद्ध जो क्रांति की जो लपटें हैं वो बहुत ज्यादा प्रज्वल हो जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने उस पुस्तक को जब्त कर लिया। तो कुछ नहीं आ रहा था, कम से कम जा रहे हैं, आ तो रहे हैं 4 पैसे हैं। बोलिए मैडम, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, फिर बोलिए। वंदना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए मैडम अपने आप को। हाँ, अब सभी को आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो प्रेमचंद जी का स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक अहम योगदान है, लोगों में देशभक्ति की भावना को संवर्धित करने का। और निश्चित रूप से यह उस समय की मांग थी, और प्रेमचंद इस मांग को बखूबी पहचानते थे, और उन्होंने जहां अवसर मिला राष्ट्रभक्ति की बात की। प्रेमचंद के साहित्य का जो सबसे बड़ा गुण है वह है सामाजिक चेतना। एक ओर तो देशभक्ति के लिए लड़ाई है, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद भी होना है, लेकिन दूसरी ओर हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे हो सकता है, लोगों को सामाजिक सुधारों के लिए कैसे जागृत किया जा सकता है। प्रेमचंद का हृदय इन बातों के उत्तर सदैव ढूंढता था। सामाजिक चेतना का प्रेमचंद पर गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। आप प्रेमचंद की कहानियां उठाइए, चाहे आप कफन उठाएं, चाहे आप पूस की रात देखें, ठाकुर का कुआं हो या कोई और कहानी, समाज का जो वंचित और शोषक वर्ग है उसका उद्धार कैसे हो सकता है, प्रेमचंद यह बात अक्सर सोचते थे। आज हम साहित्य में स्त्री विमर्श की बात करते हैं, दलित विमर्श की बात करते हैं, तो सच मानिए कि प्रेमचंद ने दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की बात आज से बहुत समय पहले ही शुरू कर दी थी। सदगति कहानी का पात्र है दुखिया। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि किस तरह से दुखिया के माध्यम से वे दलित विमर्श की बात कर रहे हैं। एक लेखक होने का दायित्व क्या होता है यह हमें प्रेमचंद से ही पता चलता है। जब यहां पर मैं स्त्री विमर्श की बात करती हूं तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि प्रेमचंद जी ने अपना जो दूसरा विवाह शिवरानी देवी जी के साथ किया था। हम सब जानते हैं कि शिवरानी देवी बाल विधवा थी, और जब शिवरानी देवी जी के साथ प्रेमचंद का विवाह हुआ तो शिवरानी जी को हिंदी बहुत कम आती थी, लेकिन जब वे प्रेमचंद के संपर्क में आई तो प्रेमचंद की अध्ययनशीलता, लेखनी का कुछ प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने भी हिंदी में रुचि लेना शुरू कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि किसी सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने यह दिखा दिया कि किसी सफल स्त्री के पीछे किसी पुरुष का भी हाथ हो सकता है। वे शिवरानी देवी, जिन्हें हिंदी का ज्ञान बहुत कम था, वो आगे चलकर हिंदी की एक उत्कृष्ट लेखिका बनी, और उन्होंने प्रेमचंद घर में नामक से एक संस्मरण पुस्तक की रचना की। तो देखिए प्रेमचंद किस तरह से अपनी पत्नी को भी आगे लेकर आए, और इसका सीधा सा जो अभिप्राय था वो यह था कि प्रेमचंद यह नहीं चाहते थे कि लोग केवल मुझे ही जाने, केवल प्रेमचंद की ही बात करें, लोग शिवरानी देवी जी को भी जाने। शिवरानी देवी जी भी अपने मन की भावनाओं,
अपने विचारों, अपने अनुभवों को लेखनीबद्ध कर सके। आज बहुत सारे लेखक कहते हैं कि हिंदी में दलित विमर्श की बात केवल दलित लेखक ही कर सकते हैं, स्त्री विमर्श की बात केवल कोई स्त्री लेखिका ही कर सकती है। यदि हम एक सच्चे पाठक के तौर पर प्रेमचंद के साहित्य को खंगालें तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी विमर्श की बात करें, आपके पास संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, समस्याओं की गहरी परख होनी चाहिए, उनके निराकरण के प्रयास क्या क्या हो सकते हैं इस पर आपके विचार होने चाहिए, और सबसे बढ़कर लिखने की, अभिव्यक्त करने की क्षमता, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। प्रेमचंद इतने लोकप्रिय क्यों हुए? अक्सर यह सवाल उठता है। ऐसा तो था नहीं कि जब प्रेमचंद लिख रहे थे तब केवल प्रेमचंद ही लिख रहे थे, और भी बहुत सारे समकालीन लेखक थे। लेकिन यहां पर यह बात मैं कहना चाहूंगी कि आपकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वह आम व्यक्ति के जितना निकट होगा, जितना वह सामान्य पाठक को स्पर्श करेगा, जितना आम आदमी की पहुंच में होगा, आप उतने ही अपने कथ्य में सफल हो सकते हैं। प्रेमचंद जी ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन जो भाषा थी वह बिल्कुल सरल, सहज और स्वाभाविक रखी। बोलचाल की भाषा में लिखते थे, इसीलिए उर्दू और अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया, और प्रेमचंद की इस भाषा ने उन्हें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का लोकप्रिय लेखक बना दिया। आज हिंदी उपन्यास जगत एक लंबी यात्रा तय कर चुका है, लेकिन प्रेमचंद आज भी अपना सर्वोच्च स्थान बनाए हुए हैं। बहुत सारे लेखक आते हैं, जाते हैं, और आज के समय में जब प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया के अलग अलग रूप हमारे सामने हैं, तब भी प्रेमचंद अपने स्थान पर बने हुए। आज भी प्रेमचंद की एक विशिष्ट पहचान है, और यह पहचान ही उन्हें प्रेमचंद बनाती है। प्रेमचंद एक महान लेखक तो थे ही, लेकिन इसके साथ ही एक उदार मनादी थे। अगर वो अपने पाठकों को सादगी की, सच्चाई की, राष्ट्रीयता की और एक समाज सुधारक की सीख देते हैं तो सबसे पहले वो स्वयं उस पर चले। 9वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज में एक पाठ है जिसके लेखक महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। पाठ का शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। मेरा मानना है कि आप सभी ने यह पाठ पढ़ा होगा। उस पाठ को जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि एक महान लेखक किस तरह से विषम परिस्थितियों से भी लड़ता हुआ अपनी पहचान बनाता है, और अपने लक्ष्य से पल भर के लिए भी डिगता नहीं है। उस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने बताया है कि किस तरह से प्रेमचंद जी ने सामाजिक रूढ़ियों के जंजाल को तोड़ने में अपनी शक्ति लगाई। हम लोग अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन प्रेमचंद यथार्थ चित्रण करते हैं। वो इस बात से कोई नाता नहीं रखते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन वो लोगों के सामने सच्चाई को लाना चाहते हैं। एक लेखक का ये दायित्व है कि वह सच्चाई को सामने लाए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक हम ना तो समस्याओं को जान पाएंगे और ना ही उनका निराकरण कर पाएंगे। इसीलिए प्रेमचंद अपने आप में महान है। यदि मुझसे कोई पूछे कि बताइए कि आपके प्रिय लेखक कौन से हैं, और यदि मैं अपनी स्मृतियों को कुरेदना शुरू करूं तो निश्चित रूप से पहला और अंतिम नाम प्रेमचंद का आता है। प्रेमचंद की कितनी कहानियां हैं जो हमने पढ़ी हैं, और आज भी जब प्रेमचंद की कोई ऐसी कहानी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद के पास
एक व्यापक दृष्टिकोण था, समस्याओं की परख थी और जीवन का कोई भी पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं अपने विद्यार्थियों को प्रायः कहती हूं कि बच्चों, आपके पाठ्यक्रम के अलावा आप हिंदी की अन्य पुस्तकें भी पढ़िए और उसमें प्रेमचंद का नाम अवश्य होता है। मैं उन्हें कहती हूं कि प्रेमचंद की जो भी कहानी आपको मिले आप उसे पढ़िए। मानसरोवर जो उनकी कहानियों का खंड है, जरा पढ़िए तो आप पढ़ने में इतना तल्लीन हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक को पढ़ रहे हैं। यदि हम भारत को जानना चाहते हैं, हम भारत के ग्रामीण जीवन को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक आम आदमी के जीवन की कठिनाइयां क्या हैं, उसके सपने क्या हैं, वह अपने इन सपनों को पूरा कर पाने में कितना सफल होता है, कितना नहीं, अगर यह जानना है तो प्रेमचंद का साहित्य पढ़ना ही होगा। नए लेखक पढ़िए, पुराने पढ़िए, अन्य भाषाओं के लेखक पढ़िए, विदेशों के लेखक पढ़िए, लेकिन प्रेमचंद को पढ़ने के लिए जरूरी है। प्रेमचंद केवल एक उत्कृष्ट साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि उच्च कोटि के पत्रकार भी थे। सरस्वती प्रेस की उन्होंने स्थापना की, हंस का संपादन किया, जागरण का संपादन किया और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जो आज भी कार्यरत है। प्रेमचंद का जीवन हमें प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है कि एक सच्चा लेखक होना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप अपने मन में ठान लें और वास्तव में लेखकीय कर्म करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, समय बदलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप अपनी आत्मा से लिखते हैं, जब आप अपने विचारों को, अपने सच्चे अनुभवों को लेखनी के रूप में उजागर करते हैं, तब पता चलता है कि लेखक होने का आनंद ही कुछ और है। प्रेमचंद जैसे लेखक सदियों में पैदा होते हैं। हिंदी का जो आधुनिक साहित्य है, उसमें प्रेमचंद का सानी कोई नहीं है। हम में से जो भी व्यक्ति आज इस कार्यक्रम को देख रहा है, सुन रहा है, उनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसने प्रेमचंद का साहित्य न पढ़ा। लेकिन एक समस्या है, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए बार बार समझाना पड़ेगा कि आपके पास मनोरंजन के साधन कितने ही हो जाए, कितनी ही ई बुक्स आ जाएं, ई अखबार आ जाएं, ई पत्रिकाएं आ जाएं, लेकिन हमारे भारतीय लेखक, हिंदी साहित्य के लेखक और प्रेमचंद, इन्हें अवश्य पढ़ें। विदेशों में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वहां जो महान लेखक हैं, उनके घरों को एक संग्रहालय का रूप दे दिया जाता है। लोग जाते हैं और उस लेखक के जीवन के अनुभव को महसूस करते हैं। हमारे यहाँ भी लम्ही जो गांव है जहां पर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ, वहां प्रेमचंद जी के नाम पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई है, लेकिन अभी भी कमियां तो हैं। ऐसा क्यों माना जाए कि हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले और जो लेखक हैं वे ही वहां जाए? क्यों ना हमारे पाठ्यक्रम में इस चीज को शामिल किया जाए कि महान लेखकों के निवास स्थान, उनकी जन्मभूमि की यात्रा की जाए, जहां से उन्होंने अपने अनुभवों को आवाज देनी शुरू की। सर, आपने जब मुझे यह मंच बोलने के लिए प्रदान किया, तो मैं अपने सभी साथियों से यह निवेदन करती हूं कि जब भी हम प्रेमचंद को पढ़ाएं, तब केवल एक पाठ के रूप में न पढ़ाएं। प्रेमचंद का जीवन, उनके जीवन के लक्ष्य, उनके जीवन की पृष्ठभूमि और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रसंग हैं,
वे विद्यार्थियों को समझाई जाए, ताकि आज के युग में जब हमारे विद्यार्थी साहित्य से मुख मोड़ रहे हैं, उनकी साहित्य में रुचि जागे, वे विदेश को जाने, अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, लेकिन हमारे देश को जाने। भारत तो वैसे भी गांवों में बसता है। वो गांव क्या है? क्या उन गांवों में प्रेमचंद के समय से लेकर आज तक कोई सुधार हुआ है? ये वो तभी जान पाएंगे जब प्रेमचंद को पढ़ेंगे। और प्रेमचंद को पढ़कर शायद कहीं ना कहीं उनमें भी यह भावना उत्पन्न हो कि हम भी कुछ लिखें, हमारे आसपास जो इतना कुछ घटित हो रहा है उसे शब्दों का आकार दें। प्रेमचंद के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रेमचंद का साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करें और अन्य पाठकों को भी इस दिशा में मोड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वंदना शर्मा मैम, आपने तो बहुत अच्छा प्रेमचंद जी के बारे में बताया। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आज सर। बहुत एक शुभ दिन है एक्चुअली। जी, शुभ इसलिए कि आज गोस्वामी तुलसीदास का भी स्मरण करना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि अभी हमारी श्रीमती जी ने कहा कि आप प्रेमचंद को तो याद कर रहे हो, और गोस्वामी जी, तुलसीदास को कौन याद करेगा। जी, तो उनके है ना, संवत 1680, 80 जी, गंग के तीर, और श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो आज श्रावण शुक्ला सप्तमी है, और आज जी, के दिन तुलसीदास भी ब्रह्मलीन हो गए। अब तुलसीदास ने सबसे बड़ा काम जो किया वो किया रामचरितमानस की रचना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उसके अलावा बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। और हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो जी, 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 शंकर भगवान का रुद्राष्टकम पढ़ते हैं, वो भी इन्हीं का दिया हुआ है। जी, और रत्नावली वगैरह वगैरह। तो इस अवसर पर मैं आपको केवल एक कहानी सुनाऊंगा। जी, कहानी तुलसीदास जी से संबंधित है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पत्नी का नाम रत्नावती था, और रत्नावती इतना प्यार करते थे कि रत्नावली जहां जाती थी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते थे। तो रत्नावती एक बार मायके गई, और मायके में जब वो गए तो तुलसीदास इतने व्याकुल हो गए, उन्होंने कहा चलना चाहिए यार, बहुत बहुत देर हो गई, अब चलते हैं। तो तूफानी रात थी, वो पत्नी से मिलने के लिए घर से निकल पड़े। लेकिन पत्नी से मिलना तुलसीदास के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि भयंकर बारिश हो रही थी, नदी थी, नदी में भी उफान आया हुआ था, बाढ़ जैसा खतरा था। लेकिन पत्नी तक पहुंचने के लिए उन्होंने सोचा कि भैया कुछ भी करना पड़े करो, नदी को पार करो। नाव भी नहीं थी, तो तुलसीदास को एक शव बहता हुआ दिखाई दिया, और उन्होंने उस शव के सहारे उस शव को पकड़ा और नदी को पार कर गए, और पहुंच गए घर। घर सब बंद था, रात को पहुंचे तो लोग कहते हैं कि एक सांप लटक रहा था, और उन्होंने सांप को रस्सी समझ के उस पर चढ़ गए और पहुंच गए। हालांकि उसके इस प्रयास से रत्नावली बेहद नाराज हो गई। उसको शिकायत थी कि तुलसीदास उनसे मिलने के लिए इतने इतने परेशान है, इतने आसक्त हैं, और आधी रात को बिना किसी को बताए चुपचाप पिछले दरवाजे से अंदर घुस रहे हैं। तो तुलसीदास को रत्नावती ने कहा
कि यदि इतना ही प्रेम और समर्पण तुमने भगवान के प्रति दिखाया होता, भगवान राम के प्रति दिखाया होता, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। कहते हैं कि ये सुनते ही तुलसीदास वापस मुड़ के चले गए और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भक्ति मार्ग का सुंदर रामचरितमानस ग्रंथ उन्होंने रच डाला। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास को भी बहुत बहुत नमन। और आज सावन का भी दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ जी बताइए। नहीं सर बताइए हाँ बताइए जी बताइए। सर, एक मुझे याद आ गया, एक सवैया है छोटा सा हाँ बताइए। तुलसीदास जी के ऊपर। हाँ तो सर बहुत, जब मैंने इसमें लघु शोध किया था तो हाँ तुलसी जी दास के, तो हमारे गुरु जी थे, तो था तुलसी कृत राम कथा जग में, तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारी नितारन को पुलसी, पुलसी भव पार उतारन को, पढ़ के मन गांठ गई खुलसी, खुलसी गई पापन की गठरी, धुलसी गई और जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। तो वो चीज सर मुझे याद आ गई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अच्छा तो किया। बहुत रामचरितमानस सुंदर है। के ऊपर ही है। बहुत सुंदर है। तो जी, तो आप में से तुलसीदास का रामचरितमानस ही जन कल्याण के लिए है सर। हाँ ये सही बात है। तो ना अयोध्या कांड की जो पहली शुरू की चौपाई है जी 4 लाइन में, जिसमें कि वो भगवान शंकर को याद कर रहे हैं, तो ये शांक्य च विवादी भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर गले चरणलम यश्वरसी व्याराट सो अयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि शंकर श्री पातु माम। जब मैंने ये पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे संस्कृत पढ़ रहे हो। फिर किताब को भी मैंने देखा तो रामचरितमानस से ही वो था। अब मैं आपको थोड़ी सी 4-5 लाइन रुद्राष्टकम की सुनाऊंगा, अगर आपको किसी को अच्छा। रुद्राष्टकम इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये तुलसीदास का ही लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने ही रुद्राष्टकम लिखा। तो क्योंकि आज सावन का दिन भी है और मौका भी अच्छा जी है, जी तो मैंने सोचा 4-5 लाइन जो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है तो मैं करता हूँ। आप में से जो जानता हो वो अपना अनम्यूट करो और शुरू हो जाओ। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषाद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सुरन्नमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नं नीलकंठं दयालम् मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सब जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो अमोह पारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्यथारी यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेव नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम
प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुतुभ्यं जराजन्म दुःखो दाताप्यमानं प्रभो पाहि आपत्रमार्मिं शंभो। मैंने सर सोचा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा बोला आपकी सर। स्मृति कितनी अच्छी है सर, ये बात और भी मायने रखती है। मौके का फायदा उठाया नहीं, जाए। आवाज भी आप इतना। भाव पे ध्यान दो। भाव जो है, अब मुझे बिल्कुल पता सर। चला तो मैंने कहा थोड़ा सा गोस्वामी तुलसीदास के बारे में भी कर दें। जी तो जी आज बिल्कुल। प्रेमचंद जी को और गोस्वामी तुलसीदास जी को अ, हमने याद किया। मैडम जी जी आ जाओ, आपको भी लोग देख लें, आपने हमें प्रेरणा दी। हमारी श्रीमती हिंदी की विद्वान है, विदुषी है, और इन्होंने MA BEd किया है, कुछ दिन पढ़ाया भी है केंद्रीय विद्यालय में। तो सर, अभी तुलसीदास जी का साहित्य जो है ना, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिएगा, अतुलनीय है, अद्वितीय है। हाँ, और जी, अरे विनय इधर आ जाइए। पत्रिका में आप देखिएगा, और जितने भी उनकी रचनाएं हैं। नमस्कार जी। तो इन्होंने हमें नमस्कार मैम। प्रेरणा दी, नमस्कार नमस्कार। तो मैंने कहा आपसे इनका परिचय करा दें। ये जी सामान्यतया या किसी मेरे वेब के प्रोग्राम में नहीं आती हैं, तो जी जी आज इन्होंने प्रेरणा दी तो क्रेडिट जाना चाहिए। मैंने कहा चलो बिल्कुल जरूर। सही कह रहे हैं। हाँ, लो इधर इधर आ जाओ, इधर एक बार देख लो, उसके बाद समाप्ति की ओर है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे से जो है डॉक्टर वंदना शर्मा ने तो बिना किसी की मदद के इतना सुंदर बताया, हम लोग सर तो आपने खो गए। हमको प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। नहीं, बहुत हाँ, सुंदर बोला वंदना, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा थैंक यू। बोला। सार्थक चीजों पर आपने जो हम लोगों को अवगत भी नहीं थे, उन चीजों से अवगत कराया। जैसे उनका द्वितीय विवाह हुआ था, उनके विषय में बताया, उनकी रचनाओं के विषय में बताया। वो हमारे लिए बहुत सीख रही है, एक तरीके से जानकारी रही है। तो धन्यवाद वंदना मैम, और सर का भी बहुत बहुत विधवा विवाह धन्यवाद। के बारे में बताया। जी हाँ, चलो जी, बाल विधवा बताया वही। जी, हाँ, वही मैं बताना चाह रही थी, जो हमारे अछूते फल थे इनके प्रेमचंद जी के विषय में, उनके विषय में वंदना जी ने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा सर, आपका धन्यवाद जो हम लोगों को इतना प्रेरणा दे रहे हैं बोलने के लिए, आगे आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुला जी आप भी प्रयास करें, अगली बार आपका नंबर आ जाएगा, कोई बात नहीं। सर मैं थोड़ा ऐसे ही, जैसे तुलसीदास जी हैं, ऐसे सुर का निराले जी हैं, मेरा थोड़ा अध्यात्म से जुड़कर रहता है, तो मैं जरूर बोलूंगी सर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने हमारे लोग जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत बहुत सद्बुद्धि दे, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते। सर आपके नमस्कार। सानिध्य में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर।